नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हिंदू में। वैसे देखो, ये जो आर्टिकल्स हैं यूएसए में चल रहे इलेक्शंस से संबंधित हैं, तो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन इन आर्टिकल्स में नहीं है जो आंसर्स में इस्तेमाल हो। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सब दिया है जैसे एरिजोना में, नेवाडा में, पेंसिल्वेनिया में बाइडन आगे चल रहे हैं, ट्रंप को इतने वोट मिले, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी काम की नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मोबिलिटी एड्स पर जीएसटी से संबंधित है। मोबिलिटी एड्स मतलब वो टूल्स जिनका इस्तेमाल दिव्यांग लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। कंटेक्स्ट क्या है? 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। मामला क्या था? केस क्या था? केस था, पिटिशनर ने ये कहा था, अभी देखो ये जो मोबिलिटी एड्स होते हैं ना, इन पर 5% जीएसटी लगता है। और पिटिशनर ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इन मोबिलिटी एड्स पर कोई भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, ये प्रोडक्ट्स एग्जम्प्ट होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने निपुल मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में वर्डिक्ट देते हुए कहा, देखो किस चीज़ पर किस प्रोडक्ट पर टैक्स लगाना है, किस प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगाना है, ये एक पॉलिसी मैटर है। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन में आता है और सामान्य रूप से जुडिशरी जो है वो पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है। आप जा सकते हो जीएसटी काउंसिल के पास और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन देखो, राइटर का ये कहना है, जीएसटी काउंसिल की जो ग्रीवेंसेस से संबंधित बॉडी है, उस बॉडी के पास ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल की गई थी, बट उस बॉडी ने पिटिशनर की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि 5% जो जीएसटी है वो इन मोबिलिटी एड्स पर देना होगा। हालांकि देखो, जब जीएसटी आया था 2017 में, तब इन मोबिलिटी एड्स पर 18% जीएसटी लगता था। बट काफ़ी सारे एनजीओज ने, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने विरोध किया, अरे भाई क्या कर रहे हो, इतना इतना जीएसटी आप लगाओगे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, कैसे अफोर्ड करेंगे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। तो सरकार ने घटा के कर दिया 18% से 5%। लेकिन सरकार ने बिल्कुल एग्जम्पशन नहीं दी। और इसके पक्ष में सरकार का आर्ग्यूमेंट भी है। सरकार ये कहती है, देखो वो कंपनीज, वो मैन्युफैक्चरर जो इन मोबिलिटी एड्स को बनाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम बिल्कुल एग्जम्पशन दे देते हैं इन प्रोडक्ट्स को। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले में पिछड़ जाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, कैसे, ऐसा कैसे? इसका आंसर देखो ये है, देखो प्रेजेंट जीएसटी स्ट्रक्चर के अनुसार कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का नाम है ट्रंप एंटरप्राइजेज। अब ये फैक्ट्री क्या बनाती है? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए बाईसाइकिल बनाती है। अब बाईसाइकिल बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होगा, दूसरे रॉ प्रोडक्ट्स की भी आवश्यकता होगी। तो ट्रंप एंटरप्राइजेज परचेज करेगी एल्यूमिनियम किससे? बाइडन एंटरप्राइजेज से। तो बाइडन एंटरप्राइजेज से जब एल्यूमिनियम को परचेज किया जाएगा तो उस पर जीएसटी लगेगा ना। जिस भी स्लैब में प्रोडक्ट आता है उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा, 5% या 12%। तो ट्रंप एंटरप्राइजेज ने जीएसटी देकर बाइडन एंटरप्राइजेज से एल्यूमिनियम खरीदा। अगर देखो अब ट्रंप एंटरप्राइजेज बेच देती है फाइनल बाईसाइकिल को 0% जीएसटी पे, तो फिर ट्रंप एंटरप्राइजेज के द्वारा तो कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा ना। लेकिन अगर जीएसटी लगता है मान लीजिए 5%, अब आप मान लीजिए कि एक व्हील चेयर को बेचकर ट्रंप एंटरप्राइजेज ने टोटल जीएसटी कलेक्ट किया 120 रुपये। समझ गए? मतलब X रुपये का व्हील चेयर थी और उस पर 5% जीएसटी लगा, टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ मान लीजिए 120 रुपये। तो ट्रंप एंटरप्राइजेज ये बोलेगी कि देखो हमने व्हील चेयर को बनाने के लिए एल्यूमिनियम जो परचेज किया था उस पर जीएसटी पे कर दिया था, तो 120 रुपये में से फाइनल 20 रुपये ट्रंप एंटरप्राइजेज के द्वारा जमा करवा दिए जाएंगे सरकार को और 100 रुपये
इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लिया जाएगा। तो फिर इसका फायदा किसे हुआ? ट्रंप एंटरप्राइजेज को, क्योंकि जीएसटी लगा था प्रोडक्ट पर, इसलिए एल्यूमिनियम को परचेज करते वक्त उन्होंने जो जीएसटी दिया था वो उनको वापस मिल गया ट्रंप एंटरप्राइजेज को। अगर व्हील चेयर को हम एग्जम्पशन दे देते हैं तो फिर ट्रंप एंटरप्राइजेज जो है वो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकेगी, और जो 100 रुपये मिले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने पर वो 100 रुपये नहीं मिलेंगे, तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट, और वो फॉरेन प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर सकेगा। ऐसा सरकार का तर्क है। इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीएसटी काउंसिल ने एग्जाम्पशन दी हुई है, उन पर जीएसटी नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल फीमेल पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे सैनिटरी पैड्स, इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी काउंसिल ने एग्जाम्पशन दी थी। एक बड़े कैंपेन के बाद प्रेशर एग्जर्ट किया गया था सिविल सोसाइटी के द्वारा, तब जाकर जीएसटी काउंसिल ने इन प्रोडक्ट्स को एग्जाम्पशन दी थी। इन प्रोडक्ट्स पर अब जीएसटी नहीं लगता। उसी प्रकार से जो मोबिलिटी एड्स हैं उन पर भी जीएसटी को एग्जम्प्ट किया जा सकता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और देखो सरकार तो और भी तरीके खोज सकती है ना। अगर सरकार का एक जो ये तर्क है कि हम मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, तो आप और कोई तरीका खोज लीजिए मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिवाइज करने के लिए। जैसे एक तरीका राइटर के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है, मान लीजिए वो ट्रंप एंटरप्राइजेज अगर व्हील चेयर बनाने के लिए एल्यूमिनियम परचेज करती है, तो आप ऐसा प्रोविजन कर दो ना कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आप जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। यानी एल्यूमिनियम जो ट्रंप एंटरप्राइजेज के द्वारा परचेज किया जा रहा है उस पे जीएसटी लगे ही ना। तो ट्रंप एंटरप्राइजेज सारा जो मटेरियल है व्हील चेयर बनाने के लिए जो खरीदेगी उस पर जीएसटी नहीं दिया होगा ट्रंप एंटरप्राइजेज ने, तो फायदा हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट सस्ता बनेगा। ऐसा प्रोविजन भी सरकार के द्वारा किया जा सकता है। पहले देखो जब जीएसटी नहीं आया था तब ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने एग्जम्पशन दिया हुआ था इन मोबिलिटी एड्स को। पहले वैट लगा करता था, वैल्यू एडिड टैक्स, तो इन मोबिलिटी एड्स पर वैट नहीं देना पड़ता था डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को। लेकिन अब जीएसटी आ चुका है, अब स्टेट्स की चलती नहीं है, अब जीएसटी काउंसिल को सारे फैसले लेने होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल इस बात पर अड़ गई है कि नहीं 5% जीएसटी हम मोबिलिटी एड्स पर लगाएंगे। जीएसटी काउंसिल सीख सकती है कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। इन देशों में मोबिलिटी एड्स पर कोई जीएसटी नहीं लगता, कंप्लीट एग्जम्पशन दिया हुआ है मोबिलिटी एड्स को कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने। लास्ट में दो बातें और बोली जाती हैं राइटर के द्वारा। चलो जीएसटी काउंसिल नहीं मान रही है तो कम से कम जुडिशरी को तो कुछ वर्डिक्ट देना चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कह दिया ये पॉलिसी मैटर है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। अरे भैया, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का जो फंडामेंटल राइट है वो भी तो इनडायरेक्टली वायलेट हो रहा है ना। मतलब अगर उनको ये प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे तो फिर इनडायरेक्टली ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, और उनका फ्रीडम का जो राइट है वो भी प्रभावित हो रहा है अगर ये प्रोडक्ट्स उनको महंगे मिलेंगे। तो जुडिशरी को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए था। देखो टैक्सेशन का तो मकसद ही ये होता है ना, पब्लिक वेलफेयर। सरकार टैक्स क्यों इकट्ठा करती है? इसीलिए ना कि पैसा हो सरकार के पास और उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च किया जा सके। आप कितना टैक्स देते हो? 1000 रुपये की आप एक टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो 180 रुपये आप उसके ऊपर टैक्स देते हो, 18% जीएसटी सरकार लेती है। तो फिर इन पैसों का मकसद यही होता है। अगर पब्लिक वेलफेयर, तो फिर पब्लिक वेलफेयर आप वैसा ही कर दो ना, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का टैक्स एग्जेम्प्ट कर दो, उनका पब्लिक वेलफेयर का पर्पस सर्व हो जाएगा। तो सरकार लेकिन अपना पर्पस भूल रही है टैक्सेशन का इस पूरे मामले में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया मोबिलिटी एड्स पर जीएसटी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एलिमनी गाइडलाइंस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देखो इंडिया में अक्सर ऐसा देखा जाता है काफ़ी सारी लड़कियों की शादी कर दी जाती है हायर एजुकेशन के कंप्लीट होने से पहले ही। कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है बहुत सारी, तो इस वजह से कम उम्र में ही बच्चा पैदा हो जाता है। कम उम्र में बच्चा पैदा होने की वजह से एक तो
माँ की हेल्थ पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि काफ़ी सारे बच्चे भी स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हो जाते हैं। स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती, और वेस्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि मैरिज में डिस्प्यूट आ जाता है। मैरिज में डिस्प्यूट आने की वजह से गर्ल को छोड़ दिया जाता है, और गर्ल जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, कम उम्र में शादी हो गई थी, हायर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने और कोर्ट्स ने पहले भी काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। संविधान में भी इसके लिए प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 15(3) ये कहता है स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है महिलाओं के लिए और चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 39 बोथ मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। भाई स्टेट जो है पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि महिलाओं को और वुमेन को इक्वल पे मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके अलावा महिलाओं के लिए और बच्चों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार पॉलिसी बनाएगी। ये बातें संविधान में लिखी हुई हैं आर्टिकल 39 में। लेकिन वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया इन दोनों आर्टिकल्स का हवाला देते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो, अगर मैरिज में किसी प्रकार का डिस्प्यूट आ जाता है, अभी पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, और या फिर डाइवोर्स हो चुका है, तो फिर पति के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देना जरूरी है। और जब से पत्नी के द्वारा अप्लाई किया जाएगा कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए, उसी दिन से पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। और देखो, यहाँ पर तो स्पेसिफिकली कोर्ट ने बोल दिया कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा वाइफ को, बट ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए हस्बैंड नहीं कमा रहा है, फिलहाल डिफरेंटली एबल्ड है, और वाइफ जो है वो काम कर रही है, तो इस केस में वाइफ को भी हस्बैंड को एलिमनी देना होगा। पिछले दिनों एक खबर भी आई थी यूपी में कि कोर्ट ने वाइफ को आदेश दिया कि आप अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस दीजिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी एलिमनी से संबंधित। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो मैट्रिमोनियल जो लिटिगेशंस हैं वो कोर्ट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, पेंडेंसी भी बढ़ रही हैं, तो एक क्लैरिटी आवश्यक थी ताकि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर सकें। और ये गाइडलाइंस अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, ये अच्छी बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि वाइफ के द्वारा जिस दिन से मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी, उस दिन से हस्बैंड्स को एलिमनी देनी होगी, मेंटेनेंस के लिए पैसा देना होगा वाइफ्स को। और अगर इसका वायलेशन होता है तो पनिशमेंट दी जा सकती है, जैसे सिविल डिटेंशन, या फिर वायलेटर की, अगर हस्बैंड वायलेटर है तो हस्बैंड की, वाइफ वायलेटर है तो वाइफ की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। और अगर हस्बैंड ये कहता है कि मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी हस्बैंड की जो ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी अपने वाइफ को मेंटेन करने की, वो ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है अगर हस्बैंड एबल बॉडीड है, मतलब बॉडी जो है वो ठीक ठाक है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। तो फिर हस्बैंड ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि अभी मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा गाइडलाइंस में कि मेंटेनेंस संबंधित जब केस जाता है कोर्ट में, तो दोनों को, एप्लीकेंट वाइफ को भी और रिस्पोंडेंट हस्बैंड को भी, दोनों को सारी डिटेल्स बतानी होंगी अपनी एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की। मतलब कितना कितना हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, कितना पैसा है, सब कुछ डिक्लेयर करना होगा दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, मेंटेनेंस संबंधित केसेस में। यह भी बताना होगा क्या मेंटेनेंस संबंधित और कोई केस चल रहा है किसी और कोर्ट में या फिर किसी और सेक्शन के तहत। ये देखो, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो, मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है वाइफ के द्वारा काफ़ी सारे एक्ट्स के अंतर्गत, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इन सभी एक्ट्स में वाइफ के द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया जा सकता है। तो फिर काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है, एक एक्ट में जो वर्डिक्ट है वो आ चुका है रेलेवेंट कोर्ट का, लेकिन दूसरे एक्ट में मेंटेनेंस का जो केस है वो चल रहा है।
ये तो रिडंडेंसी भी हो जाती है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस संबंधित एप्लीकेशन अगर वाइफ फाइल करेंगी तो फिर वो बताएंगी इसके अलावा भी कहीं और मेंटेनेंस संबंधित केस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और क्या क्या बातें बोली गई, ये बोला गया कि मेंटेनेंस संबंधित केस में वर्डिक्ट देते समय कोर्ट वाइफ की रीजनेबल नीड्स को कंसीडर करेंगी। इसके अलावा जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनकी रीजनेबल नीड्स को कंसीडर किया जाएगा। वाइफ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी कंसीडर किया जाएगा। देखो, अगर वाइफ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और अच्छा खासा इनकम अगर बन सकता है उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, तो शायद कोर्ट जो है वो कम मेंटेनेंस देने के लिए बोलेगी, क्योंकि कोर्ट को लगेगा कि वाइफ की जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल वो बहुत अच्छी है, तो मेंटेनेंस कम मिलना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको कंसीडर करते हुए कोर्ट फाइनली ये डिसाइड करेगी कि वाइफ को कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एलिमनी गाइडलाइंस से संबंधित। आज तो 2 ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। फिलहाल की हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।